अभी कल खाना पड़ा था। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे बात कर रहे थे हम। और इस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के लिए आपको मैंने दो टर्म्स बताई थी कि या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर वीक। यानी चाहे किसी भी टर्म के साथ आ जाए स्ट्रॉन्ग, उसका मतलब होता है कंप्लीटली आयोनाइज। आयोनाइज की जगह अगर डिसोसिएट भी लिखा हो तब भी आपको ये बात याद रखनी है। और अगर कंप्लीटली आयोनाइज और कंप्लीटली डिसोसिएट की जगह ये लिखा हो कि कंप्लीटली गिव्स अ हाइड्रोजन आयन, तब भी हम उसे सही मानें। लेकिन अगर आपके पास वीक की टर्म कहीं पर मौजूद है तो यकीनन आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली आयोनाइज है, बल्कि वो वहां पर क्या है, पार्शियली आयोनाइज है। और पार्शियली आयोनाइज का मतलब बहुत अच्छा है कि आपके पास यहाँ पर बहुत ही आसानी से सिर्फ इतनी बात समझनी है कि शायद जितने हाइड्रोजन आयन नजर आ रहे होंगे या जितने हाइड्रोक्साइड आयन नजर आ रहे होंगे या जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं भी होंगे, तभी वो सारे के सारे वीक बेस कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, चाहे उनका फॉर्मूला कोई भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के तौर पे मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि चाहे वहां पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर वो आयोनाइज होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है। उसके पूरी स्ट्रक्चर के अंदर कितने भी हाइड्रोजन मौजूद हो, लेकिन वो उसे लिबरेट नहीं करेगा। वो सिर्फ किसे लिबरेट करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन। और जब ऐसा है तो इसका मतलब है, आप सब जानते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक में एक ही हाइड्रोजन आयन है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या रहता है, रिमेन्स सेम। इसका मतलब देखने में हाइड्रोजन आयन 4 नजर आते हैं, लेकिन लिबरेट सिर्फ 1 है। और अगर लिबरेट सिर्फ 1 होता है तो इसको हम कहते हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है, बल्कि ये क्या है, पार्शियली आयोनाइज। इसका मतलब इसी बेसिस पर हम जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं हम उसे मान लेते हैं वीक, और जितने भी मिनरल एसिड्स हैं उन्हें हम मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग। मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, या फिर आपके पास नाइट्रिक एसिड हो विद फॉस्फोरिक एसिड। ये स्ट्रेंथ हमें मालूम तो हो गई, लेकिन इसकी सबसे वीक पॉइंट मैं आपको बता दूं, एसिड भी कलरलेस सॉल्यूशन है, बेस भी कलरलेस सॉल्यूशन है, एक्वस मीडियम खुद कलरलेस सॉल्यूशन है। यानी अगर आपसे कहा जाए तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या आयंस वहां पर मौजूद है नहीं है, कोई कलर डिकम्पोजिशन मुझे नजर ही नहीं आ रही है, और मेरे लिए ये स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाए। और ये बात तो हम शायद कभी बेसिक केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कभी भी जो है वो आयंस या एटम या मॉलिक्यूल को विजुअलाइज नहीं कर सकते। हम कंपाउंड्स को तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसे विजुअलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसे कहते हैं पीएच स्केल। वो पीएच स्केल स्केल के तौर पर है, जैसे कि आपसे कहा जाए कि उस स्केल की इंपॉर्टेंस बता दें तो आप कहेंगे 0 से लेकर कहाँ तक है, 40। अक्सर डायग्राम अगर आप किसी बुक में बनी हुई देखेंगे तो वहां पर 1 से लेकर 40 तक भी होता है, लेकिन कभी किसी की पीएच 0.9 भी तो आई होगी, या कभी किसी की पीएच 0.75 भी तो आई होगी।
व्हाट अबाउट दिस? तो मैंने आपको उसी बात के लिए यहाँ पर लिखकर बताया है कि पीएच लेवल 0 से 14 तक, लेकिन अगर 0 से लेकर 6 तक मौजूद है तो आप उसे किस कैटेगरी में लेकर आते हैं? एसिडिक। और अगर 7 पर मौजूद है तो आप उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल। और 8 से लेकर 40 तक आप उसे क्या कहते हैं? बेसिक। पीएच स्केल, अगर आप पीएच पेपर के तौर पर देखते हैं तो उसे कभी कभी यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर ना वो डायग्राम है एक्चुअली, जो आप अक्सर यहाँ पे बनी हुई देखते हैं कि रेड है, फिर स्लाइटली रेड हो रहा है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर लाइट येलोइश ग्रीन है, 7 तक आते आते ग्रीन हो जाएगा, और फिर यहाँ से मजीद कलर जो है वो डार्क होना शुरू होगा, और आखिर में जो है वो डार्क वॉलेट हो जाता है एट द 14। इस पूरी कैटेगरी ऑफ कलर को ना आप कह देते हैं दैट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। सवाल बना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पर कलर क्या शो होता है? तो इट इज ऑलवेज ग्रीन। सही है। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप लोग ना शायद समझते हो कि जैसे फिनोक्सिलीन है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, जैसे मिथाइल रेड है, या फिर थाइमोक्सिलीन है, सही, ब्रोमोथाइमोल है, ये सारे के सारे डिफरेंट इंडिकेटर हैं। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ दो को जानते हैं, एक फिनोक्सिलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। थर्ड वन नेम आप बहुत पढ़ा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, आपको ऐसा लगता है कि वो भी कोई सॉल्यूशन है? किसी जमाने में लिटमस यूनिवर्सल इंडिकेटर मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वो हमें एटलीस्ट ये जरूर बता देता है कि ये एसिड है और ये क्या है? बेस। और अगर कहीं पर दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम ये समझते रहे कि हाँ ना तो वो एसिड है ना बेस है, इसका मतलब है वो क्या है? न्यूट्रल। इस पूरी बात में जिसे मैंने पीएच स्केल कहा, इसे डिटरमाइन करने के लिए हो सकता है पीएच पेपर जो सिर्फ ये डिस्टिंग्विश करता है कि गिवन सॉल्यूशन या तो एसिड है या बेस है या फिर क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। सिर्फ ये बताता है, और ये भी बताता है कि वहां पर किसी भी सब्सटेंस की पीएच होल नंबर में कितनी। होल नंबर पीएच डिटरमिनेशन में आपके पास कौन हेल्प करेगा? पीएच पेपर। पीएच पेपर आपके पास ये रहा, तो मैंने पीएच स्केल के तौर पर आपसे कहा। फाइन स्ट्रिप्स होती हैं, आपने सिर्फ सॉल्यूशन में डिप किया और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर चेंज के साथ मैच कर लिया। अगर आपने डिप किया और वो कलर ब्लू है तो आपने वहां ब्लू से मैच करके वो ब्लू की कौन सी शेड के साथ, और तभी आप उसका जो है वो फाइन कलर देते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी हम डायग्राम के जरिए सॉल्यूशन में पीएच पेपर दिखा दिया येलो है और आपसे पूछा गया कि बताओ वहां पर क्या पीएच हो सकती है, तो एटलीस्ट आपको ये डायग्राम या कलर चेंज पता होनी चाहिए। जैसे कि 7 के लिए ग्रीन या फिर यहाँ रेड, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा रेड देता है, फिर जैसे जैसे एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगी रेड से कलर डल हो जाता है। जैसे जैसे पीएच ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन 7, वैसे वैसे आपके पास जो है वॉलेट कलर इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा। कभी आपसे पूछा जाए स्काई ब्लू के बारे में आपका क्या ख्याल है, कोई सॉल्यूशन अगर मौजूद है तो उसकी पीएच क्या होगी, तो आप कहेंगे इट वुड बी अल्कलाइन, इट वुड बी बेसिक। लेकिन कौन सी रेंज तक हो सकता है ये भी याद रखें, वो हो सकता है 8 से लेकर 9 तक, क्योंकि वहीं से स्लाइटली कलर क्या होगा? चेंज। लेकिन जब 8 के बाद या 9 के बाद कलर आता है तो वो ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर वॉलेट और फिर डार्क वॉलेट पे जाता है। सही, इस तरह की कुछ टेक्निकल बातें याद रखनी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि पीएच अगर लेस देन 7 है तो आप उसे कह सकते हैं एसिडिक, और इस वक्त अगर आपसे कहा जाए कि पीएच इज ग्रेटर देन 7 तो आप उसे क्या कहेंगे? बेसिक। और अगर pH इक्वल्स टू 7 है तो आप उसे क्या कहेंगे? न्यूट्रल। याद है ना मैंने होल नंबर में बात की है, अब 1.5 कहाँ आता है या 7.9 कहाँ आता है, ये आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। सही है, पॉइंट्स की कहानी। तो पहली बात तो हमने पढ़ी कि पीएच पेपर यस हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रफ एस्टिमेशन ऑफ द पीएच।
सेकेंड वन आपके पास होता है पीएच मीटर। सही, सेकेंड वन क्या होता है आपके पास, पीएच मीटर। अभी तक का सबसे ऑथेंटिक और डिजिटल मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप किसी भी सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट करते हैं, पीएच। ये वैसे तो आप चाहें तो आप इस ऑपरेटर्स की डायग्राम किसी भी पैटर्न पर निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिजिटल मैकेनिज्म आपके पास बिल्कुल इसी पैटर्न का है, शेप अलग हो सकता है लेकिन वर्किंग सेम। वहां पर एक तो स्क्रीन नजर आती है, पावर सप्लाई के साथ कनेक्टर मौजूद होता है, एक आपके पास निडल है और निडल के साथ डिस्क अटैच होती है। आपको जिस सॉल्यूशन को भी पीएच फाइंड आउट करनी है, आप उसमें ये डिस्क डिप करते हैं और इस ऑपरेटर्स को करते हैं ऑन। ऐसा केमिस्ट आपने वहां इसका टेम्परेचर भी लैब के अकॉर्डिंग सेट किया होगा और आपने इसकी रोटेशन पर मिनट या पर सेकंड या 30 सेकंड्स या फिर 90 सेकंड्स के अकॉर्डिंग सेट की हो। यानी एज अ केमिस्ट मैंने तमाम सॉल्यूशन के लिए कहा कि बस ये डिस्क कितने मिनट तक जाए, 1 मिनट, और उसके बाद स्टॉप हो जाए, जो रीडिंग होगी वो यहाँ नजर आए। इसकी अच्छी बात ये है कि ये मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द लिटमस एंड द पीएच पेपर। इवन ये हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक पीएच दे सकता है। अप टू 2 डेसिमल प्लेस का मतलब आप जानते हैं मैंने क्या लिखा है, 4.63। इसे ये नहीं बता रहा 4.6, क्या बता रहा है, 4.63। यानी इसका एक्यूरेसी लेवल ज्यादा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पर हम रिलाय तभी करते हैं जब वो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के साथ यूज हो रहा। आप उसको हर 15 डेज के बाद सर्टिफिकेशन के साथ या फिर उसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये ऑपरेटर्स हमें या ये इंस्ट्रूमेंट हमें सही रीडिंग दे भी रहा है या फिर। और उस कैलिब्रेशन के लिए भी हमें जिस सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द बफर सॉल्यूशन। सही, केमिकल इंडस्ट्रीज 7 पीएच का बफर, 9 पीएच का बफर, 12 पीएच का बफर सॉल्यूशन बने हुए आते हैं और हम यहाँ पर इसे कैलिब्रेशन चेक करने के लिए 7 पीएच का बफर जब रखा तो यहाँ पर एग्जैक्ट रीडिंग क्या आनी चाहिए, 7.00। और अगर मैंने 12 पीएच के लिए रखा है क्योंकि मुझे उसकी पीएच पहले से पता है, और अगर ये कैलिब्रेशन सही नहीं होगी और अगर ये इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं कर रहा होगा तो यकीनन आप जानते हैं वैल्यूज में वेरिएशन नजर आएगी। सही, तो इस बात का ख्याल रखना है कि पीएच मीटर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चाहे कोई मिनरल वाटर की बॉटल लें, चाहे आप किसी भी स्पेसिफिकेशन, लेकिन हर एक सब्सटेंस की हमने पीएच डिटरमाइन करके रखी हुई है एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन के साथ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वही कहलाती है स्टैंडर्ड हीट। बातों के अंदर जो हमारे लिए छोटी, हमें पीएच स्केल, पीएच पेपर और पीएच मीटर इन तीन बातों के बारे में ना बहुत ही अच्छे तरीके से कम से कम आप रीडिंग नहीं भी कर रहे हैं इस टॉपिक के लिए, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, लेकिन एटलीस्ट जितना मैं आपको लेक्चर में बता रही हूँ आपने उसे बार बार क्या करना होगा, रिकॉल। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने लेक्चर में आपको कहाँ तक लेकर जाऊंगी और आप कितना बताओ। आप चैप्टर रीड नहीं करना चाहते ना करें, आप वहां से सिर्फ बफर रीड कीजिए, लेकिन कम से कम ये जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास होनी चाहिए। सही है, नोट डाउन करें कोई नहीं।
कलर बेस स्ट्रेंथ क्या कलर सिटी ऑफ सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते आपसे कहा गया कि मेरे पास एक जो है वो सॉल्यूशन की कलर लेस एक पीएच पेपर कर दिया पीएच पेपर का सोल्यूशन जो है फ्रेंड्स कलर सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड the USC pH is like so ऐसे क्या होता है अगर किसी सॉल्यूशन की जो बहुत सारे है लेकिन मैंने क्या और वो आ रहा रिएक्शन उसका मतलब उसकी स्लाइड में क्या है लेकिन अब वो इस से भी आ रहा है pH क्या हो रहा है हम इस पेपर से बता लेकिन क्या है ये कलर क्या है वो मैंने डायग्राम है नेक्स्ट आते हैं अगर कोई स्ट्रेंथ रिलेट हो तो हम पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा उसे भी देखते हैं फॉर एग्जांपल HCl की स्ट्रेंथ गिवन है 0.0001 मोल पर dmol द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितनी गिवन है आपके पास 0.0001 मोल पर dmol आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी पीएच क्या होगी पीएच के लिए आपको चाहिए माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन दिस वन इज द फॉर्मूला सही है अब लॉग कैलकुलेटर ना तो लॉग बुक कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सवाल भी उसी लेवल का पूछा गया कि कुछ भी ना हो तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आप जानते हैं इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं H+. केमिकल इक्विलिब्रियम की ना बेसिक बातें यहाँ पे आपको नजर आएंगी आपको याद है मैंने आपसे कहा था जितना सॉल्ट होगा उतना आयन होगा F1:1 रेशियो इज प्रेजेंट यहाँ पर भी यही है HCl 1 है और हाइड्रोजन आयन भी क्या है 1 इसका मतलब जो स्ट्रेंथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है वही स्ट्रेंथ किसकी है हाइड्रोजन आयन और अगर हाइड्रोजन आयन की ये स्ट्रेंथ है तो आप इसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी चेंज करना शायद जानते हो 1 2 3 4 इसका मतलब 1 10⁴ और जब पॉइंट जाता है आपके पास राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर तो हमेशा उसके साथ चार्ज कौन सा आता है माइनस यानी साइन कौन सी आती है माइनस बहुत आसान है आपसे कहा जाए कि अच्छा बताओ यहाँ पर पीएच क्या है आप सॉल्व ना भी करें तो आप कहेंगे इसकी पीएच 4 जो पावर है वही इसकी क्या है पीएच अब क्योंकि आप लोगों के चेहरों पर एक क्वेश्चन मार्क नजर आया कि हाउ दिस पॉसिबल मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता सकती हूँ pH इक्वल्स टू माइनस लॉग और यहाँ मैं 1 लिखूं या ना लिखूं मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने यहाँ लिखा 10⁻⁻⁴ लॉग कहता है कि अगर लॉग 10 है ना तो वो किसके बराबर हो जाता है 1 लॉग 10 इक्वल्स टू 1 अगर log 10 1 के बराबर है तो आप जानते हैं यहाँ से कौन सी वैल्यू हटा दी जाएगी log और क्या हटा दिया जाएगा सही और अगर ये 1 के बराबर है तो आप जानते हैं अब आपके सामने क्या बचा हुआ नजर आता है माइनस बाहर और -4 है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और आपके पास पीएच क्या आएगी 4 सिमिलरली आपसे कुछ ऐसे बात की जाए क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चेंज बातें हैं तो आपको पता हो कि मैं यहाँ पर आपसे क्या क्या बातें पूछ सकती हूँ या पेपर में कैसे आ सकता है क्योंकि हमारा मानना ये है कि 9th क्लास का क्वेश्चन है ये चीज हमने जहाँ सीखी थी ना वो क्लास पहली बार थी 9th क्लास 10th क्लास जहाँ पर आपने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा सोचिए जरा इसके बारे में जब तक अजान कंप्लीट होती है फिर सॉल्व करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहा गया पीयूएच फाइंड आउट करें। अब आप कहेंगे मिस पीयूएच का फॉर्मूला भी यही होगा, जैसे कि पीएच का फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज पीयूएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं गिवन। इसी चीज को याद दिलाते हुए मैंने आपके जहन में एक और बात भी रिमाइंडर के तौर पर देनी चाहिए, शायद आप में से कुछ बच्चे इसको पिक कर गए हों कि pH प्लस pOH इक्वल्स टू 40। मैं यहाँ से सबसे पहले क्या निकालूंगी, pH। pH कैसे निकालूंगी, 0.1 का मतलब है 10 टू पावर माइनस 1, ऐसा है। इसका मतलब अगर 10 टू पावर माइनस 1 है तो यहाँ pH कितनी आ गई है 1। क्या उसने pH पूछा है, नो, तो हम 1 के आंसर पे तो मार्क नहीं कर सकते। हमसे क्या पूछा जा रहा है, pOH। इसका मतलब है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला pH प्लस pOH इक्वल्स टू 40। आप अगर वहां 1 रखेंगे और 40 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7। सही है। लेकिन ये सारी कहानी ना इसी तरह से पूछी जा सकती है जिसमें आपको लॉग का मसला ना हो, क्योंकि लॉग की वैल्यू होती है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आप वो वैल्यू आपको लिख कर भी दे देना तो भी आप उसे सॉल्व करने में 7 मिनट्स लगा देता है एक एवरेज स्टूडेंट। और आप खुद सोचें कि आप अगर 7 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन पे लगा दें और वो भी एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके पूरे सिलेबस के अंदर कोई मेंशन भी ना हो, तो स्टूडेंट शो मजा आता है। इसीलिए हम उससे रिलेटेड सवाल कुछ इस टेक्निक से बनाते हैं जैसे कि मैंने आपके सामने। क्यों, क्योंकि हम एज अ टीचर ये सोच के बैठे हैं ये तो बच्चे को आता ही है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट्स मौजूद हों तो वो डायरेक्टली पीएच कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू दे दूं ना 0.0015, यकीन करें आप सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 1.5 का लॉग क्या होगा और ना ही हम याद करवाते हैं। सही है। तो आप सिर्फ इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि अगर ये किसी की पीएच है तो बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक। और आप जानते हैं ये पीएच लेस देन 1 है, इसका मतलब है ये जो एसिड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। सही। इस तरह की बातें टेक्निकली आपसे पूछी जा। लेकिन एक सवाल और भी है, हाइड्रोजन आयन concentration into hydroxide ion concentration equals to 110 to power minus 40। क्या कहा मैंने, किसी भी कंडीशन में जिस फॉर्मूला से आपने निकाला है ना pH प्लस pOH, वो यही बेसिक फॉर्मूला है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन और 10 टू पावर क्या है माइनस। इसका मतलब है आपके पास यहाँ क्या सिचुएशन हो सकती है उसे भी देखते हैं। अगर मैंने आपसे कभी ये सवाल कर लिया क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको किसी भी सॉल्यूशन के लिए गिवन है 2 10 टू पावर माइनस 6, तो बताइए हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो। सही है। क्या कहा मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखी है, 2 10 टू पावर माइनस 6। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन तो आप कहेंगे अननोन और इक्वल्स टू क्या है 1 10 टू पावर माइनस 40। कोई मुझे बताएगा आगे क्या करेंगे, ये क्या ऑर्डर मल्टीप्लाई
यहाँ आगे क्या होगा, सही है। हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन निकालना है -14 अपॉन 2 एक्सपोनेंट क्या है -6। मेरा नहीं ख्याल कि आप इसे सॉल्व ना कर सकें, जितनी कैलकुलेशन आप कर चुके हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 और 10 टू पावर -14 था, ये -6 ऊपर जाके क्या होगा +6, एक्सपोनेंट क्या आएगा -8। लेकिन आंसर ना वहां -8 पे लिखा नहीं होगा, वहां आंसर लिखा होगा सही। इसे मैं मजीद आगे ले आऊं तो आप जानते हैं दैट इक्वल्स टू द -1, -8 और -1 इक्वल्स टू व्हाट, आपके पास आंसर आएगा 5 एक्सपोनेंट -9। सही है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस और साइन किसकी आएगी माइनस। तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा आंसर तो ये आ रहा है और एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, तो एक्सपोनेंट कैसे चेंज हुआ मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस पर भी आप में से जो बच्चे टेक्निकली नहीं पढ़ते हैं ना, वो भी इसको क्लेम करना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं इसे सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेटर, और मैंने आपके सामने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व, यानी वैल्यूज ऐसे दी जाती हैं कि आप इसे पहले फुल जितने भी होल नंबर्स हैं उसे सॉल्व करें और देन पावर को सॉल्व करें, और फिर देखें कि आपके पास एक्सपोनेंट कौन सा गिवन है और उस एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग उसे चेंज भी करके चेक कर लें आपका फाइनल और करेक्ट आंसर क्या हो। सही है, इसे नोट डाउन करें और फिर मुझे एक सवाल सॉल्व करके बताएं क्विकली। ये इसे जब हमने चेंज किया तो 10 का -1, तो ये था ये पीएच आ गया, पीएच की जगह 1 रखा, ये 1 कहाँ जाएगा तो 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर कर लिखें फाइंड पीएच व्हेन find pH when 0.001 मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब aqueous sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide is present. Aqueous sodium hydroxide is present. Solve करें quickly. Answer plus 11. PUH आएगी 3 और pH क्या आएगी 11, और आपसे पूछा जाए प्रेडिक्ट द सॉल्यूशन, इज इट एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में लेकर जाओगे बेसिक, क्योंकि pH किससे ग्रेटर है 7।
दोबारा सॉल्व कर लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। PUH आएगी 3 और फिर फॉर्मूला में प्लेस करेंगे तो PH आएगी 11। क्या आप सबने सॉल्व किया? ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What would be the hydrogen ion concentration what would be the hydrogen ion concentration when 0.0000 again double zero कितने टाइम्स आ रहे? 0 6 0.000000 यानी 6 टाइम्स 0 1 मोल पर डीएम क्यूब। सॉल्व करें। जी अगर फाइंड हाइड्रोजन आयन करना है तो इसका मतलब है किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? OH मेंशन नहीं है इसलिए आपको अपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स निकालने हैं। सेवन concentration ये सही निकाल और जल्दी आंसर आ जाना चाहिए था। इसको सॉल्व भी नहीं करते, पता है, सिर्फ एक्सपोनेंट देखते और कहते हैं कि अच्छा ये तुमने इसने 10⁻⁻⁷ दिया है और इक्वल किसके बराबर होता है 10⁻⁻14। तो आप कहेंगे कि यस दोबारा से बाकी क्या बचेगा 10⁻⁷। देखिए ये आपने जिस पर लगा दिया ना 1 से ज्यादा मिनट, हम ये सवाल आपको ये सोच कर देते हैं कि आप उसको 20 सेकेंड्स में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ भी काम करने का नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट था कि आपके पास क्या एक्सपोनेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप ये वाला क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करते हैं। कंसीडर consider concentration of potassium hydroxide concentration of potassium hydroxide is 10⁻⁻9 10⁻⁻9 predict its pH predict its pH देखते हैं आपको कितने मिनट लगता है। 5 पक्की बात है 5 to 10 सेकेंड्स में लिया ना। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना तब आपने प्लान कर लिया कि अच्छा 10⁻⁻9 है, इसका मतलब 14 में से निकालेंगे तो क्या आएगा 5 और अगर 5 है तो ये बात याद रखें इसका मतलब उसकी PUH तो 9 थी और आपने जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या आएगा 5। कितने बच्चों को ये बात अभी समझ नहीं आई? ऑनेस्टली रेज योर हैंड। एक और दो, सच बोलने की हिम्मत क्या करें। जरूरी नहीं है कि हर एक को, मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे शायद ये बात क्लिक नहीं करेगी कि पता नहीं है अचानक से कैसे होगा। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जिससे सॉल्व नहीं हुआ है वो जवाब देंगे। 10⁻⁻9
जब आप उसे 10⁻⁻⁹ के साथ देखते हैं, मैंने क्या पूछा, पीएच। 10⁻⁻⁹ का मतलब ये है कि इसकी पीओएच यहाँ पर क्या आनी चाहिए। अब तो सवाल आसान हो गया। क्या पूछा था, देखते हैं आप में से कितने बच्चे से प्रेडिक्ट करेंगे। बस एक नई बात मैं आपको लाजमी बताऊंगी इसमें, ओएच एक बार नहीं है। ओएच कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो 0.5 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, और आंसर क्या आएगा, 1। आप सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं। 20 सेकेंड्स है बस। पीएच बताइए इसकी। पहले सॉल्व कर। गिवन क्या है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है। कोई नहीं, पॉइंट में कैसे आ गया, समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा, 0। ये वो पहली बात है जो आप लोगों को पूछनी चाहिए थी, क्योंकि जिसको नहीं पता होगा ना वो नहीं लिख सकेगा। जब आप इसे फॉर्मूला में लेके जाओगे ना पीयूएच के, आपने लिखा पीयूएच इक्वल्स टू माइनस लॉग, और यहाँ पे आपने लिखा 1। सही है। अगर किसी को ये नहीं पता ना कि लॉग ऑफ 1 क्या होता है, तो वो शायद यहाँ पर अटक जाए। 2 बातें थी इस सवाल के अंदर। पहली, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया तो आंसर तक नहीं जा सकता। दूसरी, जिस तरह लॉग ऑफ 10 1 के बराबर होता है, इसी तरह लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 0। इसका मतलब है यहाँ पर पीयूएच किसके बराबर आएगी, 0। और अगर मैं आपसे कहूँ कि पीयूएच 0 है तो पीएच किसके बराबर होगी, 40। तो इस सब्सटेंस की पीएच क्या है, 40। यानी 2 टेक्निकल बातें थी इसके अंदर। पहली, मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरी लॉग ऑफ 1 इज इक्वल्स टू द 0। ये दोनों बातें मैंने आपको बताने के लिए सवाल लिखा, लेकिन जिसने डायरेक्टली आंसर निकाला एक आपकी, एक आप और नहीं, बस 2। बोर्ड के लिए क्लैपिंग चाहिए, क्योंकि मैंने इनको किसी चीज के बारे में नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली अपना आंसर पार्टी बताया। सही है। क्या यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछे, क्या पूछ रहे हैं, लॉग। इसका मतलब है 2 लॉग हमें याद होने चाहिए। पहला, लॉग 10 किसके बराबर है, 1। दूसरा, लॉग 1 किसके बराबर है, 0। इसके अलावा मैं आपसे कोई लॉग याद करने के लिए नहीं कहने वाली, लेकिन ये 2 लॉग्स ऐसे हैं जिस पर आपके पास टेक्निकल सवाल बनता है। पता है क्या, आप में से अक्सर बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाए जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। बताओ क्यों, क्योंकि एक तो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक था, दूसरा जिस किसी को याद भी था ना वो इस बात पर अटक गया, लॉग हमें याद नहीं है। अब क्वेश्चन
बनाने वाले ने क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख के बनाया था कि यहाँ लॉग बुक की और लॉग के लिए कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन एक बार नहीं है बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन कितनी बार है, दो। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2। और जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी, 1। जिस तरह पहला सवाल का जवाब अभी गलत आया था ना कि जल्दी में जवाब दे दिया कि पीएच 1 है, ये कॉन्सेंट्रेशन थी। आपने इस कॉन्सेंट्रेशन को अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला में रखा, लेकिन मुझे याद नहीं था कि log 1 किसके बराबर है, तो मैं यहाँ पे अटक जाऊं। लेकिन याद है तो मुझे पता चल गया कि log 1 0, तो पीओएच आएगी 0, लेकिन पीएच किसके बराबर होगी, 40। सही। इसी तरह ये सवाल एक बार रिपीट हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, और उसके लिए भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी गई, 0.5। मेरा ख्याल है आप में से कोई मुझे समझा सकता है इसमें भी क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है, इसका मतलब 0.5 अगेन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप तो वो स्टूडेंट नहीं बनेंगे ना कि ये क्लेम कर देंगे या लॉग बुक या लॉग के लिए कैलकुलेटर नहीं है हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। सही है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये यकीन करें नाइन्थ और मैट्रिक की बातें हैं जो हम आपको सिखाते हैं और इस लेवल पर सोचते हैं कि शायद आपको ये बातें याद हो। सही है, यहाँ तक इसे नोट डाउन करें और मेरे एक सवाल और सॉल्व करके दिखाएं। लिखें, predict about the predict about the nature of solution. Nature of solution if its pOH is if its pOH is 9. सोच रहे हैं पहले फिर मुझे जवाब पीयूएच कितनी गिवन है, कोई सॉल्व नहीं करना है, ट्रिकी है बस। क्या है इसकी पीयूएच, तो स्केल क्या पीयूएच स्केल पढ़ा था या पीएच स्केल पढ़ा था, इसका मतलब है जब भी आपको किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ देखनी है पीयूएच तो भूल जाना, आपको हर हाथ में क्या निकालनी पड़ेगी, पीएच। अगर मैंने पीयूएच 9 दी है तो इसका मतलब है उसकी पीएच कितनी आ रही है, 5। और अगर पीएच 5 है तो इसका मतलब है वो कौन सी टाइप का सॉल्यूशन है, फिल्ट्रिक एसिड। इज इट क्लियर। और आप लोग वहां पे क्या गलती करते हो, आप कहते हो पीयूएच 9 है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। सही है, ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमने पढ़ा ही पीएच स्केल है, हमने ये नहीं पढ़ा कि वहां पे क्या होता है पीओएच स्केल। ये थी वो सारी की सारी टेक्निकल बातें जो कल मुझे करनी थी। एक्चुअली ये मेरा संडे का लेक्चर था, मुझे पढ़ाना था, लेकिन हालत जार देखकर मैंने नहीं पढ़ा था। सही है, मैंने टॉपिक चेंज किया और मैंने कहा आज तो ये बात अगर पढ़ा दी तो पूरा टाइम रोते रहेंगे कि हमें समझ नहीं आया या दिमाग में बैठेगा ही नहीं। आज जिस तरह का रिस्पॉन्स है ना, थोड़ा सा लगा कि या तो बात समझ आई है या फिर आज तुम लोग बिल्कुल इंसान हो। सही है, तो खुशी हुई कि तुम लोगों ने क्लास में रिस्पॉन्स दिया, वरना यकीन करिए टॉपिक ऐसे पढ़ाया नहीं कर सकता था कि मैं सिर्फ खड़े होकर यहाँ पे बोलती रहूं और आप लोगों की जो है वो नजरों को देखूं और दिल दिल में जो है वो अच्छे अल्फाजों में पुकारो तुम लोगों को। सही है, तो ये टॉपिक आज पढ़ाने में मुझे मजा आया कि हाँ तुम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिया। सही है, कल हम पढ़ते हैं बफर। लेकिन मैंने कल आपने कोई सवाल पूछा था पेपर का, उससे मुझे अंदाजा ये हुआ कि तुम लोगों का एक वीक पॉइंट मुझे और पता चला, और वो ये, बस वीक पॉइंट ही पता चल रहा है, पता नहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट कब आएगा। क्वेश्चन इवैल्यूएट नहीं करते, वर्डिंग में घुमा दो ना जरा सी तो आप क्वेश्चन में घूमते रह जाते हो और आप नहीं पिक कर पाए कि मैंने आपसे क्या पूछा।
सही है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो मैंने एक सवाल दिया था ना केमिकल इक्विलिब्रियम का हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड पर, और उस पर मुझे जिस तरह का रिस्पांस आया और मैंने भी उसी तरह का रिस्पांस दिया, मैंने उसमें कोई जो है वो नेगोशिएट नहीं किया। लेकिन जब उसकी आंसर की आप लोग देखोगे ना तो आपको हैरानी हो जाएगी कि आप किस कॉन्सेप्ट पर चले गए थे और मैंने सवाल क्या पूछा। मैंने उसी जहन में रखते हुए उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं 14 to 50 केमिकल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल उसी पैटर्न के। वो हम करेंगे कल की क्लास। मैं वहां पर सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि आपका ये आंसर गलत है और आपका ये आंसर सही है। अपने कॉन्सेप्ट को ना स्ट्रांगली रिव्यू करके बैठना, वरना ये आखिरी मौका होगा कि आप मेरे साथ केमिकल इक्विलिब्रियम को डील कर सके। सही है। तो आर और पार वाली सिचुएशन में बैठना कि हमें हर हाल में 14 के 14 ना सही लेकिन 12 तो सही हो जाए, 10 तो सही हो जाए, या कम से कम हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे मार्क कर सकते। मैंने अभी से मैं बताती नहीं वरना, लेकिन मुझे उस सवाल और सारी बातों को सुनने के बाद मुझे लगा कि बता देना चाहिए कि कल केमिकल इक्विलिब्रियम केएसपी, केमिकल इक्विलिब्रियम ली चैटर्स प्रिंसिपल, केसी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी बातों को ना एक बार रिव्यू कर लें ताकि कल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें। सही है। आज नहीं करवाए क्योंकि मुझे पता था आज नहीं होगा, कल होगा ये। सही है। थैंक यू सो मच।